अगेन गुड मॉर्निंग बच्चों। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर चालू करते हैं बिना किसी भूमिका के। ब्रिटिशर्स ने एक तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट कराया, और अगर मैं आपको पूछूं तो सबसे पहले उन्होंने कहां पे इंप्लीमेंट कराया, भारत के किस हिस्से में कराया? हाँ, बंगाल में। कहां पे? और आज के दिन में जो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स है, कौन से स्टेट्स है? दूसरा, उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बर्बाद किया, क्या करा करके? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करा करके। अब काफी सारे बच्चों को ऐसा लगेगा कि कमर्शियलाइजेशन कराना एग्रीकल्चर का वो तो एक अच्छी बात होती है, हम पहले सबसिस्टेंस फार्मिंग कर रहे थे, अब तो हम पैसा भी कमाएंगे, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? अरे पैसा तो कमाएंगे, कमर्शियलाइजेशन तो होगा, लेकिन कमर्शियलाइजेशन हमारी मर्जी का कोई ना हुआ कि जो क्रॉप को हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो क्रॉप हम क्या कर सकते हैं, उसे कमर्शियलाइज कर सकते हैं। कमर्शियलाइजेशन भी तो अपने मन का कराया उन्होंने, जो वो चाहते थे। उन्होंने बोला हम कह रहे हैं कि हम तो इस प्रोडक्ट का क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करेंगे, इसके लिए कराओ आप कमर्शियलाइजेशन। उन्होंने बोला नहीं, ये नहीं, आप इसको ही प्रोड्यूस करो, इसको ही मार्केट में बेचो। जैसे कि इंडिगो, क्योंकि उनके काम का था, वो उनके काम का था, उनके लिए वो रॉ मटेरियल था। क्या था? रॉ मटेरियल। शुरुआत में क्या हुआ? शुरुआत में यहाँ पे इसे इन्होंने मैनिपुलेट कैसे किया इंडियंस को? शुरुआत में अच्छा दाम दिया। क्या दिया? किसका? इंडिगो का। ताकि जो इंडिगो प्रोड्यूस करेगा हमारी बात मान करके, वो 4 लोगों को ये बता सके, वो देख तू तो पागल है, तू तो वही सब्सिस्टेंस कर रहा है ना भाई, मैं देख मेरे को कोई कमी नहीं है, मैं अपना जीविका भी चला रहा हूँ अपनी फैमिली की, और साथ में पैसा भी बना रहा हूँ। और तुम्हें पता ही है भारतीय लोगों का एक ये रहता है, यार तू सही है, अपना काम नहीं सही लगता, दूसरों की थाली में चाहे कुछ भी हो वो बढ़िया लगता है, यार तेरा सही है, कभी भी देख लेना यही रहता है ना, यार तू सही है, तू अच्छा कर रहा है यार, मैं फिर अपने दुखड़े वो क्या करता है, चालू करता है कि यार मेरे साथ तो ऐसे हो रहा है, मेरे साथ तो वैसा हो रहा है, तू जिंदगी के मजे ले रहा है। तो वैसा हुआ। अब जब इसने क्या हुआ, इसने टीज करना चालू किया, यानी कि हम किसने, हमारे लोगों ने जो इंडिगो प्रोड्यूस कर रहे थे, मेरा तो बढ़िया है। धीरे धीरे करके दूसरे लोग इन्फ्लुएंस हुए जो सबसिस्टेंस फार्मिंग कर रहे थे, वो भी धीरे धीरे किस में आए, धीरे धीरे किस में आए, वो ऐसी क्रॉप को प्रोड्यूस करने लगे, उसमें उस फील्ड में आए वो जो ऑलरेडी वो दूसरे वाले लोग कर रहे थे, जो बहुत कम थे पहले। अब मेजोरिटी लोग क्या प्रोड्यूस करने लगे? इंडिगो। इंडिगो इंडिगो का बायर तो कोई और था नहीं अदर देन ब्रिटिशर्स, बाय तो करने वाले कौन ही थे? ब्रिटिशर्स। अब जब ज्यादा लोग क्या प्रोड्यूस करने लगे, इंडिगो प्रोड्यूस करने लगे, समझ में आ रही है? तो डिमांड सप्लाई का खेल होता है इकोनॉमिक्स में। पहले क्या थी, पहले डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी। अब जब सारे लोग क्या करने लगे, इंडिगो प्रोड्यूस करने लगे, तो सप्लाई क्या हो गई, ज्यादा, और डिमांड करने वाले केवल और केवल कौन थे? ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स ने क्या बोला, देख भाई हम तो इतने में खरीद सकते हैं, तुझे बेचना तो ठीक है, नहीं बेचेगा तो बाकी और दूसरे लोग हैं हमारे को तो देने के लिए। अब डोमिनेट कौन कर गया? ब्रिटिशर्स कर गए, है ना। और किसको डोमिनेट कर गए? वो इंडियंस को। कमर्शियलाइजेशन पहले तो अपनी मर्जी की क्रॉप का कराया, और लालच देकर के कुछ टाइम के लिए सारे लोगों को कन्वर्ट कर दिया, और कन्वर्ट करने के बाद इकोनॉमिक्स एक्टिवेट हो गई, सप्लाई ज्यादा हो गई, और डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि इंडिगो और कोई नहीं खरीद रहा था, यही खरीद रहे थे, क्योंकि इनको रॉ मटेरियल के तौर पे यूज करना था। और बस बाद में अब सब वो जो सारे लोग आए इधर, वो सब वापस से फिर क्या करने लगे, रोने लगे कि हमारी फसल का हमें क्या नहीं मिल रहा, दाम नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल। फ्रूट्स छोड़ोगे तो अपनी ऐसे ही होगा ना। क्यों इन्फ्लुएंस हुए? वो कहते हैं ना, लालच बुरी बला है, अब भुगतो। ऐसा हुआ, एग्रीकल्चर में ऐसे बर्बादी आई। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रादर देन फॉर सेल्फ कंजप्शन। कमर्शियलाइजेशन का मतलब है, एग्रीकल्चर के कमर्शियलाइजेशन का मतलब है कि क्रॉप को प्रोड्यूस करना ताकि हम क्या कर सके, मार्केट में सेल कर सके, रादर देन फॉर सेल्फ कंजप्शन। सेल्फ कंजप्शन के लिए लोग इंडिगो प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। इंडिगो को खाएंगे क्या, वो तो आजकल बहुत कम यूज करते हैं, है ना, नील के तौर पे यूज होता है ना सफेद कपड़ों में, तो वो तो बहुत कम यूज करते हैं, पहले भी नहीं करते थे, है ना। इन्होंने ही बताया कि हाँ ऐसा होता है, नई जैसी चमक लाए उनमें सफेद कपड़ों में, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें, ठीक है ना। बाकी वो तो क्या करते थे, वो तो जो हमारे जो अनाज होते हैं, मोटे अनाज होते हैं,
है ना, कोर्स ग्रेन होते हैं, जो व्हीट होता है, राइस होता है, हमारे लोग तो वो प्रोड्यूस कर रहे थे क्योंकि खाने के लिए तो वही चाहिए था ना। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल फार्मर्स वर गिवन हायर प्राइसेस, ऑल टाइम दिया गया है इनिशियल फेज में। किसमें? इनिशियल फेज में ब्रिटिश रूल के टाइम पे फार्मर्स को हायर प्राइस दिए गए फॉर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स। किसको प्रोड्यूस करने के लिए? कैश क्रॉप्स। अभी कैश क्रॉप्स क्या होती है? जिनसे पैसा आता है ना, जिनसे पैसा बनाया जाता है, लाइक कॉटन, इंडिगो, जूट एक्सेट्रा। हाउएवर दिस डिड नॉट इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर, लेकिन इससे भी फार्मर की इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव नहीं हुई, बिकॉज इंस्टीड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप, प्रोड्यूस तो क्या करवानी थी? फूड क्रॉप, उन्होंने क्या करवाया इसके बजाय? दे वर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स। वे क्या प्रोड्यूस कर रहे थे? कैश क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे थे या वो करवा रहे थे, विच वर टू बी अल्टीमेटली यूज्ड बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, जिनके बायर कौन ही थे? आगे की बात नहीं लिखी है, लेकिन आगे की बात वो है जो मैंने आपको बताई कि शुरुआत में अच्छा पैसा दिया, लोगों को कन्वर्ट किया। कोई भी यार ऐसे ही होता है, हमेशा से ऐसे ही होता है। इसने जियो ने क्या किया? आपको फ्री में बांटा, लत लगाई, और लत गलत लग गई, फिर 99 चार्ज किए, एक झटके में पैसा निकाला, और फिर क्या हो गया? आपसे वापस से क्या कर रहे हैं? पैसा चार्ज कर रहे हैं। तो यही तो होता है कि पहले क्या करना है? पब्लिक को कन्वर्ट करना है। क्या करना है? कन्वर्ट करना है। पहले उन्हें लत लगानी है, देन उसके बाद क्या करना है? बाकी आगे का जो कार्यक्रम है, जो तुम्हारी पॉलिसीज है, वो बाद में क्या करनी है? इम्प्लीमेंट करनी है। पहले कन्वर्ट करना है लोगों को। अभी जैसे तुमने लास्ट टाइम देखा होगा, जब गवर्नमेंट वो फार्मर्स के लिए 3 बिल लेके आ रही थी, है ना, जिनको बाद में वो भी किया गया, विड्रॉ भी किया गया, तो वो कुछ जो मंडी सिस्टम होता है हमारा, उसको खत्म करके वो डायरेक्टली किससे अलायंस कर रही थी? फार्मर्स का एमएनसीज के साथ। और सरकार क्या गिना रही थी? फायदे गिना रही थी कि देखो एमएनसीज के साथ अलायंस करने का तुम्हारा क्या फायदा है। वो रूरल डेवलपमेंट में पढ़ेंगे, वो पूरा टॉपिक है। मैं एक इसकी तर्ज पे, यानी कि इसके बेस पे एक और एग्जांपल ऐसे दे रहा हूँ, जैसे एक जियो का एग्जांपल दिया, एक गवर्नमेंट का एग्जांपल दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने वो 3 बिल लेके आई फार्मर्स के लिए। उन्होंने बोला कि देखो फार्मर का अलायंस करने से, किससे? एमएनसीज के साथ अलायंस करने से क्या फायदा है कि तुम्हें तुम्हारी क्रॉप का क्या मिलेगा? बेहतर दाम मिलेगा, क्योंकि बीच के जो चैनल्स है वो हट जाएंगे, तुम अपना माल डायरेक्टली किसको बेच पाओगे? एमएनसीज को। मान लीजिए जैसे ये डोमिनोज वगैरह हो गए, इनको क्या चाहिए, या बाकी दूसरे भी जो फूड चेन्स है, इनको वो टमाटर चाहिए। क्या चाहिए? और टमाटर भी कौन सी क्वालिटी का चाहिए? हाइब्रिड क्वालिटी का चाहिए, जिसका एक स्टैंडर्ड साइज हो, ताकि वो बन में यूज कर सके उसके लिए, बर्गर के लिए। समझ में आ रही है बात आपको? तो तुम डायरेक्टली उन्हें बेचोगे, कोई बीच में रहेगा नहीं, तो तुम्हारा प्रॉफिट नहीं जाएगा, सस्ते में नहीं बेचोगे, तुम्हें बराबर दाम मिलेगा। कुछ लोग इन्फ्लुएंस हो गए, अरे तो अच्छी बात है ना। और जब फिर वही वाला वो प्रोसेस रिपीट होगा जो किसने किया था? अंग्रेजों ने। इन्हें अच्छा मिल रहा होगा, ये दूसरों को टीज करेंगे, अपने मोहल्ले पड़ोस वाले को, और आंटी को तो वैसे भी जाके, अरे हमारे वाले तो बहुत बढ़िया कमा रहे हैं, तुम आप तुम्हारे घर में अभी तक गाड़ी नहीं आई? अरे क्या गरीबा, हमारे घर में तो आ गई गाड़ी। ठीक है ना, ये तो बढ़िया है, गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया किया। फिर वही होगा कि सारे लोग उसमें आएंगे, और अल्टीमेटली सप्लाई ज्यादा होगी, और फिर कौन एक्सप्लॉइट करना चालू करेगा? जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, जो एमएनसीज है, वो किसको एक्सप्लॉइट करना चालू करेंगे? तो हाँ, वो उनके जो कॉन्सिक्वेंसेज, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज निकल के आते हैं, वो इमीडिएटली निकल के आते हैं, लॉन्ग टर्म में निकल के आते हैं। जिसी चीज को लेकर के फार्मर क्या कर रहे थे? प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई वो एमएनसीज है, उनके पास लीगल टीम है ना, उनके पास सब सुविधाएं है, हमारी कौन सुनेगा? हमारी कौन सुनेगा? वो तो हमारे से बात भी नहीं करेंगे, मालिक तक तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक लेवल है, पहले वर्कर्स, फिर बॉटम लेवल, फिर मिडिल लेवल, फिर टॉप लेवल, वहां तक कहाँ पहुंच पाएंगे? एक बाहर का बंदा कहाँ पहुंच पाएगा? इंटरनल बंदा ही नहीं पहुंच पा रहा है। जो रिलायंस में काम करता है, कि सारे लोग जो बॉटम लेवल पे काम कर रहे हैं, मिडिल लेवल पे भी इनफैक्ट जो लोग काम कर रहे हैं, वो क्या सारे लोगों का एक्सेस मुकेश अंबानी तक है? नहीं है। ठीक है ना, तो एक एक्सटर्नल बंदा जिसको कुछ पता ही नहीं है, जिसको नॉलेज भी नहीं है, जो फार्मर मे भी बहुत कम पढ़ा लिखा हो सकता है, मे भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ा लिखा नहीं है, मे भी बहुत कम पढ़ा लिखा हो सकता है, और छोड़ो पढ़ा लिखा अगर हो भी, तो भाई वो इतने लेवल्स होते हैं, वहां तक पहुंचना, टॉप तक पहुंचना, मालिक तक पहुंचना, जो टॉप लेवल के लोग होते हैं, बहुत आसान बात नहीं है। तो वो चीज है, ये लिखा है यहाँ पे। आगे बच्चों, नेक्स्ट था लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। एक बात तो उन्होंने लैंड सेटलमेंट सिस्टम लगाया, दूसरी बात उन्होंने कमर्शियलाइजेशन किया, किसका? एग्रीकल्चर का। अगर क्वेश्चन वो आपसे ये पूछे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे बर्बादी आई ब्रिटिशर्स के टाइम पे, तो आप बोलेंगे लैंड सेटलमेंट सिस्टम लेके आया।
दूसरा क्या बोलेगा आप, कमर्शियलाइजेशन किया एग्रीकल्चर का। तीसरा था लो प्रोडक्टिविटी या लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। जो हम प्रोड्यूस कर रहे थे वो लेवल बहुत कम था, वो प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। क्यों थी? हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी। आज आपको हर एक के खेत में, हर एक के फार्म में आपको ऐसा ट्यूबवेल लगी हुई दिखती होगी, है ना, पानी चलता हुआ बहुत अच्छे से दिखता होगा। उस टाइम पे फैसिलिटीज नहीं थी। आज आपको बड़ी बड़ी मशीनें देखने मिलती होगी, थ्रेशिंग मशीन देखने मिलती होगी, है ना, हार्वेस्टिंग के लिए बड़े बड़े ट्रैक्टर्स दिखते हैं आपको, और नए नए इक्विपमेंट्स आते जा रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है। लेकिन उस टाइम पे टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी। दूसरी बात, तीसरी बात, उस टाइम पे जो लोगों के पास जमीन थी वो बहुत लार्ज स्केल पे नहीं थी, छोटे छोटे पीसीज ऑफ लैंड थे, और वो भी फ्रेगमेंटेड थे। कैसे थे? फ्रेगमेंटेड समझते हो आप? बिखरे हुए, एक कहीं तो एक कहीं। मान लिया मेरा एक छोटा सा हिस्सा लैंड का एक इधर है और भी है। ओवरऑल मेरे पास हो सकती है 10 बीघा 20 बीघा जमीन हो सकती है, मेरे पास हेक्टेयर्स में जमीन हो सकती है, लेकिन वो बटी हुई थी, एक यहाँ पे और एक वहां पे। उसमें प्रॉब्लम ये थी, जो अमीर लोग थे उनके लिए भी प्रॉब्लम ये थी कि मान ली जो तुम्हारे पास लैंड का हिस्सा है, तुम उसमें प्रॉपर ट्रैक्टर चला ही नहीं सकते। अगर हो भी तुम्हारे पास ट्रैक्टर, तुम इतने अमीर हो भी, तुम वो चला नहीं सकते ट्रैक्टर। समझ में आ रही बात? क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि तुम लेके घुस गए ना, वापस मोड़ने के लिए आपको जगह ही नहीं मिलेगी, या तो दूसरे के उसमें घुसना पड़ेगा आपको। समझ में आ रही है? हालांकि आपके पास 10 हेक्टेयर लैंड है, 20 हेक्टेयर लैंड है, लेकिन फिर भी आप ट्रैक्टर नहीं ले पा रहे हो, प्रोडक्टिविटी नहीं कर पा रहे। ठीक है ना, आप इक्विपमेंट नहीं लेके आ पा रहे हो। और HYV सीड्स का तो उस टाइम पे कोई चलन था ही नहीं, क्योंकि वो तो 1965 और 70 और उसके बाद में आया है। समझ में आ रही है बात? तो प्रोडक्टिविटी, और मेजरली हम किसके ऊपर डिपेंड रहते थे? रेनफॉल के ऊपर, मॉनसून के ऊपर। उसका क्या पता, है ना, कब ज्यादा हो जाए कब कम हो जाए। अच्छा हो गया, बारिश आ गई, तेज आ गई बारिश, बर्बाद। पहले बताया था ना मैंने आपको, बारिश का भी एक लेवल होता है। फसल को जमने के लिए, सीड को जमने के लिए एक लेवल होता है। बारिश होती है तो लाइफ जनरेट होती है, सीड जर्मिनेट होता है। और मूसलाधार बारिश होती है तो जो बच्चा है, जो सैपलिंग है, वो बह जाएगा, मिट्टी ही खत्म हो जाएगी, मिट्टी बह जाएगी। समझ में आ रही है ना बात? तो ये भी दिक्कतें थी। उन्होंने तो लूटा, है ना, और हमारे पास भी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, और जो नेचुरल फैक्टर्स थे वो भी लगते थे, और उनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं था। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का लेवल बहुत कम था, उसका स्तर बहुत कम था। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, सिंचाई वगैरह करने की कोई फैसिलिटीज नहीं थी। एंड नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर, और ना के बराबर हम किसका यूज कर रहे थे? फर्टिलाइजर्स का। रिजल्टेड इन लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, जिससे जो आउटपुट आ रहा था वो बहुत कम आ रहा था। द कल्टिवेटर हैड नीदर द मींस नॉर एनी इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। जो कल्टीवेटर थे, जो फार्मर्स थे, उनके पास ऐसा कोई जरिया नहीं था। जरिया कौन सा? ना टेक्नोलॉजी, ना इरिगेशन फैसिलिटीज, है ना कोई इक्विपमेंट्स। तो एक तो वो जरिया नहीं थे उनके पास, और दूसरा कोई इंसेंटिव भी तो नहीं था कि चल यार मैं एक बार रिस्क लेकर के क्या कर दूं, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर दूं। क्योंकि प्रोडक्टिविटी क्या थी? कम थी। कई चीज का इंसेंटिव कि मेरे को अगर चल मैं पैसा लगा भी दूं तो मेरे को रिटर्न बहुत बढ़िया आ जाएगी, नहीं, उस चीज का भी कोई एश्योरेंस नहीं था। तो वो कह रहे कि कल्टीवेटर के पास ना ही तो जरिया था, ना ही तो तरीके थे, और ना ही उसको उसके पास कोई इंसेंटिव था ताकि वो क्या कर पाए, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर पाए। ऑल दिस मेड इट डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इन सारे चीजों ने मिलकर के बहुत काफी डिफिकल्टी क्रिएट कर दी इसको इंप्लीमेंट करने में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करने में, विच कॉज्ड अ परपेचुअली लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, जिससे कॉन्टिन्यूअसली, परपेचुअली मतलब कॉन्टिन्यूअसली, हमें निराशा ही मिलती रही, मतलब हम प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा पाए। एक फैक्टर तो हमारे कुछ तो उसमें हो, फेवर में हो, कि भाई कोई हमें सपोर्ट कर रहा हो, है ना, या हमारे पास कोई इंसेंटिव हो कि हमारे को अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा, या हमारे पास टेक्नोलॉजी हो। सारे ही तो किस में चल रहे हैं? नेगेटिव में चल रहे हैं। तो इसकी वजह से हम एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाए। नेक्स्ट है बच्चों, ये पॉइंट मैंने आपको ऊपर ही बताया था, उसमें उसके साथ में बताया था, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। फ्रेग्रेंस नहीं है ये, फ्रेगमेंटेड। कभी फ्रेग्रेंस सोचो, फ्रेग्रेंस अलग होती है और फ्रेगमेंट अलग चीज होती है। फ्रेगमेंटेड होते हैं टुकड़े, है ना, और फ्रेग्रेंस होती है खुशबू। ठीक है ना। लैंड होल्डिंग वर बोथ स्मॉल एज वेल एज
फ्रेगमेंटेड। जो हमारे पास जमीन थी एक तो वो बहुत कम थी और कम होने के बावजूद भी हिस्सों में थी, एक यहां तो एक वहां। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग मीन्स अ पीस हियर एंड अ पीस देयर, एक हिस्सा यहाँ एक हिस्सा। बाद में गवर्नमेंट ने इसमें किया भी था, लैंड रिफॉर्म्स किए थे, वो आगे आएगा, लैंड रिफॉर्म्स जो किए थे। मुझे बताओ चार, मेरे को आप रीजन बता सकते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा ब्रिटिशर के टाइम पे क्यों बर्बाद था। पहला, लैंड सेटलमेंट सिस्टम जिसको जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं। दूसरा, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तीसरा, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। और चौथा, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। कोई डाउट तो नहीं है। ये तो हो गया बच्चों आपका कौन सा सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। कौन सा सेक्टर, इंडस्ट्रियल मतलब सेकेंडरी सेक्टर, जहां पे क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। तुम्हें क्या लगता है उस टाइम पे हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी होगी, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री होगी और ये हमें करने देते होंगे? हाँ, हमारे पास इतना यहाँ पे वो नहीं था कि हम बड़ी बड़ी मशीन्स लगा के रखे हैं, हम तो मैनुअली काम करने वाले थे। कैसे थे, मैनुअली काम करने वाले थे। जहां पे हम किसके ऊपर ज्यादा बिलीव करते थे, एलआईटी के ऊपर या सीआईटी के ऊपर? ये क्या बोला आपने, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। दूसरा होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल तो इन्हीं को ही नसीब थी, किनको, ब्रिटिशर्स को। और ये चाहते भी नहीं थे, ये चाहते भी नहीं थे कि हमारे पास क्या आए, मशीनरी आए। समझ में आ रही है बात। तो वहां पे भी बड़ी दिक्कत थी। ऑल्दो एग्रीकल्चर डोमिनेटेड द इंडियन इकोनॉमी, कह रहे हैं 85% जनता कहां पे लगी हुई थी, एग्रीकल्चर में लगी हुई थी। एग्रीकल्चर ने ही डोमिनेट करके रखा था ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड और उनके टाइम पे भी। बट सम इंडियन इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग सर्टेन स्पेशल प्रोडक्ट एंजॉय अ वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन, जो कि था हैंडीक्राफ्ट सेक्टर। लेकिन कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिनकी वर्ल्ड वाइड क्या थी, उनका नाम था, उनका रेपुटेशन थी, उनकी गुडविल थी। हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, जैसे कि मैंने बताया आपको, इंडिया वाज पार्टिकुलरली वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज लाइक एग्रीकल्चर। इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर ब्रिटिश रूल। एग्रीकल्चर में तो चलो ज्यादा लोग लगे हुए थे, उसमें ही नहीं कर पाए, इसमें तो क्या ही कर पाते, इसमें तो वहां तो ज्यादा जनता लगी हुई थी, उसे ही नहीं ग्रो करा पाए हम। तो इसमें भी हमारे पास कोई साउंड बेस नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। आगे वो बोल रहा है द पुअर स्टेट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल में बी इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। वो जो हमारी गरीबों वाली हालत थी, है ना, जो दयनीय हमारी हालत थी, जहाँ पे मतलब हमारे को देख करके दया जाए, यार देखो बेचारे एग्रीकल्चर में नहीं कुछ हो पा रहा इनका, और इनके हाथ पल्ले किसमें भी नहीं लग रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में लग रहा है। तो उस चीज को अगर हम एक्सप्लेन करें, वो अपने दर्द को बयां करे, तो इन पॉइंट के साथ कर सकती है। इन्होंने हमारी रूट्स पे अटैक किया है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या किया, सिस्टमेटिक तरीके से लूटा है हमें, सिस्टमेटिक तरीके से, है ना। पूरा इन्होंने स्ट्रैटेजी बना करके हमें बर्बाद किया है। सबसे पहले बात करते हैं वही हैंडीक्राफ्ट सेक्टर की। ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। इन्होंने हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को सिस्टमेटिकली क्या किया, डिस्ट्रॉय किया है। और कोई नई बात नहीं है, मैं आपको 3 दिन से वही बता रहा हूं, है ना। आज तो उसे डिटेल में टेक्स्ट में पढ़ना है। कह रहे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्ट एज अ मेजर सेटबैक टू हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इनकी जो पॉलिसी थी, वो एक मेजर सेटबैक साबित हुआ, किसके लिए, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए। मतलब जो बर्बादी आई, जो बर्बादी का मंजर हमें देखना पड़ा, सबसे पहले किसने देखना पड़ा, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ने, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर ने, ठीक है ना। और वो हमारा ये मान के चलो कि जैसे इंसान बढ़ते जाता है ना, आगे आगे बढ़ते जाता है, तो ये हमारा मेजर सेटबैक था कि जहां पे इन्होंने हमारे ऊपर ये अटैक किया। कैसे किया, देखो, द प्राइमरी मोटिव ऑफ ब्रिटिश रूल बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज टू फोल्ड पॉलिसी। एग्जाम में पूछता है टू फोल्ड पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है ना। वो कह रहा है कि इनका जो मोटिव था वो टू फोल्ड पॉलिसी था। वो टू फोल्ड पॉलिसी क्या है, नीचे बता रहा है ए और बी पॉइंट में। टू गेट रॉ मटेरियल, इनका प्राइमरली मकसद था हमारे से रॉ मटेरियल लेना फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट्स। वो भी किससे, बहुत सस्ते रेट पे हमारे से रॉ मटेरियल लेना था, टू बी यूज्ड बाय अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। जो ये मॉडर्न इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश कर रहे थे कहां पे, ब्रिटेन में, उन इंडस्ट्रीज को केवल मशीन से तो काम नहीं चलेगा, रॉ मटेरियल, और क्योंकि हमारे यहाँ पे वाइड वैरायटी मिल जाती है और हर एक चीज की अबंडेंसी हमारे यहाँ पर है, तो बच्चे लोगों ये क्या करते हैं, इनका मकसद यही था कि हमारे यहाँ से क्या ले, रॉ मटेरियल ले, और जो किसमें यूज हो सके, जो उधर ये इंडस्ट्रियलाइजेशन कर
समझो, हमारे यहाँ तो हमारी पहली बात तो हमारा कोई बेस नहीं था। दूसरा, जो हल्का फुल्का हमारा जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में जो हमारा जो वर्चस्व था, डोमिनेंसी थी, उसको तो डी इंडस्ट्रियलाइज किया इन्होंने, मतलब उनको तो खत्म किया। उसी टाइम पे अपने यहाँ क्या कर रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या कर रहे थे, हमारी इंडस्ट्रीज को खत्म कर रहे थे और अपनी इंडस्ट्रीज को आबाद कर रहे थे, हमें हमारे को बर्बाद कर रहे थे। तो ये बोल रहे ताकि उन्हें रॉ मटेरियल मिल सके उनकी आने वाली मॉडर्न इंडस्ट्रीज को। एक तो ये था। दूसरा, टू सेल फिनिश प्रोडक्ट, और हमें ही क्या करेंगे, उसे पैक करके उसे हमें ही बेचेगा। टू सेल फिनिश प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटेन इंडस्ट्रीज इन द इंडियन मार्केट एट हायर प्राइसेस। ठीक है ना। जब हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, जब हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, तो जो रॉ मटेरियल है, सुनो ना, समझना, जो हमारे यहां से जो रॉ मटेरियल था वो कहां पे जाएगा जब हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। हम हार थक के किसको ही बेचेंगे, ब्रिटिशर्स को बेचेंगे, क्योंकि जब उनका कोई कंज्यूमर ही नहीं है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज तो क्या हो गई, बर्बाद हो गई। और जब हमारी इंडस्ट्रीज बर्बाद हो गई तो प्रोडक्ट भी फाइनल आउटकम नहीं आएगा। वो आउटकम कौन लेके आ रहे थे, ये ब्रिटिशर्स। तो इन्हीं का ही आउटपुट चलता है, इधर फिनिश गुड्स इन्हीं का चलता। तो इन्होंने हमारे पे डबल अटैक किया, हमारे को कहीं का नहीं छोड़ा इन्होंने। एक तो रॉ मटेरियल, ताकि जो हम प्रोड्यूस कर रहे थे वो बिक सके, उस लायक नहीं छोड़ा हमें, और जो प्रोडक्ट हमें चाहिए थे उस लायक भी हमें नहीं छोड़ा, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज को इन्होंने क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को बर्बाद करने में पहला रीजन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहां पे बोलते डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। और उसके अंदर भी आपको मेजरली, है ना, मेन तौर पे क्या याद रखना है, टू फोल्ड पॉलिसी। क्या याद रखनी है, टू फोल्ड पॉलिसी क्या थी, यहां से रॉ मटेरियल ले जाने का सस्ते में, और उधर से रॉ मटेरियल सस्ते रेट में क्यों ले जाने का, कोई और है ही नहीं ना तेरे पास बेचने के लिए, तू मेरे को ही बेचेगा, तू नहीं बेचेगा तो कोई और बेचेगा। मेरे को देख कितने सारे लोग लाइन लगा के खड़े कि हमारा इंडिगो ले लो, हमारा इंडिगो ले लो, हमारे से कॉटन ले लो, हमारे से जूट ले लो, ठीक है ना, वो सारी चीजें है। तो तुम अगर तू नहीं बेचेगा तो भाई कोई और बेचेगा, और क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है, फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, तो वो हमारा ही बिकेगा। तो ये टू फोल्ड पॉलिसी हुई। नेक्स्ट है बच्चों, इन्होंने हमारे साथ भेदभाव किया। क्या किया, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। यहाँ पे स्टेट का मतलब है कंट्री। उस टाइम पे कंट्री को कौन रूल कर रहे थे, यही ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। तो जो इन्होंने जो लॉ बनाया, लैंड का जो लॉ बनाया, लॉ ऑफ लैंड बनाया, लॉ ऑफ स्टेट बनाया, वो डिस्क्रिमिनेटरी था। उसमें पक्षपात था, भेदभाव था, डिस्क्रिमिनेशन किया। टैरिफ मतलब टैक्स, है ना, जो उनकी टैरिफ पॉलिसी थी, टैक्सेशन पॉलिसी थी, वो डिस्क्रिमिनेटरी थी। डिस्क्रिमिनेटरी कैसे थी, बताया हुआ भी है, यहाँ से पढ़ाता हूँ सीधा। द ब्रिटिश रूल इन इंडिया कोइंसाइडेड विद द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन। अभी मैंने यही तो बोला अभी आपको, ये क्या बोल रहा है कि जो ब्रिटिश रूल था इंडिया में वो कोइंसाइडेड था, मतलब विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। मतलब जिस टाइम पे ये यहाँ पे रूल कर रहे थे और हमारी इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहे थे, जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाले पॉइंट में बताया, उसी टाइम में अपने यहाँ पे क्या कर रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमारे यहाँ पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, अपने यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोइंसाइडेड मतलब साथ साथ में चल रहा था, ठीक है ना। द ब्रिटिशर्स नीडेड रॉ मटेरियल फॉर देयर एक्सपैंडिंग इंडस्ट्री। जैसे कि हमने ऊपर भी देखा, हमने क्या चाहिए था, रॉ मटेरियल चाहिए था अपनी इंडस्ट्रीज, जो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्री वो लगा रहे थे, एज वेल एज द मार्केट, और उन्हें साथ में क्या भी चाहिए थी, मार्केट भी चाहिए थी अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए। दे फाउंड इंडिया एज अ लिक्रेटिव सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। उन्हें काफी अच्छा लगा कि यहाँ पे इंडिया से रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा, ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे हमारे दोनों मकसद पूरे हो जाएंगे, ये रॉ मटेरियल के सप्लायर भी बन जाएंगे एंड अ प्रोमिसिंग मार्केट फॉर देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। और ये इनकी पूरी सच्ची मार्केट होगी कि जहाँ पे ये बहुत कंफर्मेशन के साथ अपना प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं इंडियन मार्केट में। तो दोनों ही मकसद पूरे हो जा रहे थे इनके। अब ध्यान से सुनो, असली जो ये पॉइंट का जो कंटेंट है वो यहाँ पे आया है, जो अभी तक था वो तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं रिपीट हो रहा था। ब्रिटिशर्स फॉलो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। उन्होंने क्या किया, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी क्या करी, फॉलो की, दैट इज टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। यानी कि जब ये रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से लेके जाते थे तो टैरिफ फ्री था। मतलब टैरिफ कौन सा लगता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे, कस्टम ड्यूटी। कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देते थे, समझ में आ रही है बात, कोई कस्टम ड्यूटी ये नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे बताना, क्योंकि अगर हमें कस्टम ड्यूटी देके जाएंगे तो इनके लिए रॉ मटेरियल महंगा होगा, रॉ मटेरियल महंगा होगा तो इनका फिनिश गुड्स भी महंगा होगा, ठीक है ना। अच्छा, वो फिनिश गुड्स महंगा कर दे अपने प्रॉफिट के लिए वो तो चलेगा, लेकिन हमारे को देना मंजूर नहीं था इन्हें कस्टम ड्यूटी। तो ये वो बोल रहे हैं कि टैरिफ फ्री इंपोर्ट की इन्होंने ब्रिटिश
सॉरी, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, इंडिया से टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट किए, एंड टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इनटू इंडिया। सुनो यहाँ पे भी, जब ये फिनिश बना के लेके आ रहे थे तो उस पे भी क्या नहीं लगाया, टैक्स नहीं लगाया। कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट पे भी तो लगती है ना, अगर हम इंपोर्ट कर एक्सपोर्ट करके लेके गए हमारे यहाँ से तो कोई टैरिफ नहीं दिया, इंपोर्ट किया तो कोई टैरिफ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? ओ महंगा तो किया प्रोडक्ट, लेकिन उसे टैरिफ के रूप में हमें नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो टैरिफ देते तो पैसा हमारे पास आता, लेकिन प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाए ताकि सारा प्रॉफिट किसके पास जाए, उसके पास जाए। किसके? ब्रिटिशर्स के पास। तुम बोलोगे भैया यहाँ पे वो क्या हुआ, यहाँ पे वो डिस्क्रिमिनेशन क्या हुआ, अभी रुक तो जाओ आके तो देखो। बट एट द सेम टाइम मतलब अपना रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से लेके जाते थे, अपना प्रोडक्ट यहाँ पे ला करके बेचते थे, उस पे कोई टैरिफ नहीं था, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं थी, एक बात। बट एट द सेम टाइम हैवी ड्यूटी वाज लेविड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। भाई जब अपने हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जा रहे हो तब तो नहीं लगा रहे हो उस पर कस्टम ड्यूटी, अपना प्रोडक्ट ला रहे हो तो नहीं लगा रहे हो। लेकिन अगर हम हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, अपने मन से क्या कर रहे हैं, अपने दम पे किसी कंट्री में हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को, तो उनपे बहुत हैवी ड्यूटी लगा दी, तो ये कहाँ का न्याय है भाई? ये तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ये तो भेदभाव हुआ। से यस और नो? तो यही थी इनकी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, ड्यू टू विच इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट स्टार्टेड लूजिंग देयर डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन मार्केट। डोमेस्टिक तो इसलिए क्योंकि अपने प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे थे हमारी मार्केट में, और हमने फॉरेन मार्केट इसलिए खो दी अपने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की क्योंकि वो महंगे हो, ऑलरेडी महंगे थे, क्योंकि उसमें क्राफ्टमैनशिप में बहुत पैसा गया हुआ था, फाइन क्वालिटी का हमने मटेरियल यूज किया था, और दूसरा क्या लगा दी, बहुत हैवी कस्टम ड्यूटी लगा दी एक्सपोर्ट करने पे। तो भेदभाव हुआ। कैसे बर्बाद किया हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को? पहला पॉइंट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, दूसरा डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। नोट में देखना बच्चों, अ टैरिफ इज अ टैक्स, ये क्या होता है? टैक्स होता है imposed by one country on the goods and services imported from another country। जो किस पे लगता है? गुड्स और सर्विसेज को क्या करने पे लगता है? इंपोर्ट और इवन एक्सपोर्ट करने पे भी। समझ में आ रही ना बात? अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ क्या करते हो, व्यापार करते हो, तो जो कस्टम ड्यूटी लगती है उसको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? टैरिफ बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? टैरिफ। नेक्स्ट है लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। हमारे यहाँ पे बच्चों किसकी कमी थी? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज की क्या थी? कमी थी। कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरी, इक्विपमेंट्स वगैरह, उनकी क्या थी? कमी थी। उनके लिए हमें किसके ऊपर डिपेंड होना पड़ता था? ब्रिटिशर्स के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड होना था? और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे हमें वो बेचने में प्रोडक्ट। क्यों? बेटा जुगाड़ वाले हैं अपन लोग, जुगाड़ वाले हैं। तू एक बार दिखा दे तूने क्या बनाया, है ना? उसके बाद तो तूने जानी और हमने जानी कि हम क्या करेंगे, ठीक है ना? दरअसल क्या था, एक इधर एक कंपनी, मेरे को जहां तक याद आ रहा है, कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा है, वो ट्रैक्टर जो है ना, ट्रैक्टर, वो कंपनी इधर ट्रैक्टर तो बेचती थी इंडियन मार्केट में, लेकिन उसके जो रिपेयरिंग के सामान थे ना वो नहीं बेचती थी, क्योंकि वो वाकिफ थी। कह रहे कि अगर हमने रिपेयरिंग के जो टूल्स है ना, जो उसके कंपोनेंट है ट्रैक्टर के, वो बेचे तो ये कल से हमारे को पूछेंगे नहीं, वो एक सामान खरीदेंगे हमारे से, वो इक्विपमेंट खरीदेंगे, उसके पार्ट्स खरीदेंगे और कल को ट्रैक्टर ही खड़ा कर देंगे। अरे बेटा हम लोग तो जुगाड़ बना देते, जुगाड़, ठीक है ना? उसमें एक रखा पूरा, उसका बेस बनाया पीछे का, आगे रखा उसमें इंजन रखा और वो चला दिया। तो इतने तो माहिर है हमारे यहाँ के लोग, कह रहे तू बस एक बार दिखा दे ये है क्या, उसके बाद तो फिर मैं देख लूंगा क्या करना क्या नहीं करने का। तो ये ऐसे इन्हें डर लगता था ब्रिटिशर्स को कि नहीं बहुत ज्यादा हम क्या नहीं बेचेंगे, कैपिटल गुड्स नहीं, इन्हें हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट रहने दो, इस बहाने हमारी मिन्नतें भी करेंगे। क्या भी करेंगे? वो मैं एक बार मैंने आपको बताया था, वो जो चलन चलाया था ना एप्लीकेशन में, इन्होंने वो एप्लीकेशन में छोटे छोटे बच्चे लिखते हैं, किसी एक बच्ची ने भी हमारे यहाँ पे लिखी थी एक एप्लीकेशन, जब वो मैंने मेल मंगवाई थी उसके लिए, हमारी एप्लीकेशन के लिए, ठीक है ना, एप्लीकेशन के लिए एक वो लिखवाई थी एप्लीकेशन, ऐप के लिए एप्लीकेशन। तो उस बच्ची ने लिखा था आई बैक टू से दैट। ये अंग्रेजों ने ही बताया, ये अंग्रेजों ने ही बताया कि तुम हमारे से भीख मांगो, आई बैक टू से दैट, है ना? वे ब्रिटिशर के टाइम पे ये एप्लीकेशन लिखाते थे कि इंडियंस को ये हमेशा चाहते थे कि हमारे नीचे रहे और हमारे से भीख मांगे। तो मैंने बताया था आपको बच्चों, आजकल मत लिखा करो, आप आजाद भारत में हो, ठीक है ना? आई बैक टू से दैट क्यों लिख रहे हो कि मैं तुम्हारे से भीख मांगता हूँ? किस बात की भीख मांग रहे हो? बोलो आई स्टेट दैट, मैं ये कहना चाहता हूँ। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ बोलो ना। चलो जल्दी से इसको देख लेते हैं, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज को।
कैपिटल गुड इंडस्ट्री रेफर टू दोज इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोड्यूस मशीन, टूल्स एंड इक्विपमेंट दैट आर इन टर्न यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग कंज्यूमर गुड्स। कह रहे कैपिटल गुड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती है जो क्या प्रोड्यूस करती है, बोलो, विच कैन प्रोड्यूस मशीन, टूल्स एंड इक्विपमेंट दैट आर इन टर्न यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जो मशीन और इक्विपमेंट बनाती है, जिन मशीन और इक्विपमेंट से फर्दर क्या बनते हैं, कंज्यूमर गुड्स बनते हैं। अरे मैक्रो में तो पढ़ के आए हैं, बिल्कुल। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री टू प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। भारत में बहुत मतलब बहुत ना के बराबर कहो आपकी कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी, मतलब भारत के अंदर कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं थी जो मशीन्स वगैरह बनाती हो, ठीक है ना। ब्रिटिश रूलर्स डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू देयर प्रमोशन, और ब्रिटिश रूलर्स ने भी उनको प्रमोट करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए, एज दे ऑलवेज वांटेड इंडियंस टू बी डिपेंडेंट ऑन ब्रिटेन, क्योंकि वो हमेशा चाहते थे कि ये किसके ऊपर डिपेंड रहे, हमारे पर, दे दो यार प्लीज, एक दे दो, एक तो दे दो, एक मशीनरी दे दो, ऐसा करके कि हमारी मिन्नतें करे, ठीक है ना। फॉर द सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड एंड हैवी इक्विपमेंट, किसकी सप्लाई के लिए, कैपिटल गुड या जो हैवी इक्विपमेंट थे उनकी सप्लाई के लिए। नेक्स्ट है बच्चों लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, ठीक है ना। बस आज ये पॉइंट रखूंगा, बाकी में मेरे को डिटेल में समझाना है। वो कह रहे हैं कि ज्यादातर जनता तो कहाँ पे लगी हुई थी, ज्यादातर जनता एग्रीकल्चर में लगी हुई थी, बहुत कम जनता कहाँ पे लगी हुई थी। तुम्हें क्या लगता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का यानी कि सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत ज्यादा होगा जब कम ही लोग लगे हुए हैं। और पहली बात तो छोड़ो कि वहां पे भी एग्रीकल्चर में जितने लोग लगे हुए थे ना, उसका भी कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा था जीडीपी में, समझ में, ज्यादा लोग ही लगे हुए थे, इधर तो लोग भी नहीं थे। जब उसका कंट्रीब्यूशन है तो इसका कौन सा कंट्रीब्यूशन आएगा। मतलब बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं थी, बहुत सारी क्या, अधिकतर सारी चीजें हमारे लिए उस टाइम पे अच्छी नहीं थी। लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, द ग्रोथ रेट ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी रिमेन्ड वेरी स्मॉल। वो कह रहे हैं कि जब ग्रोथ ही नहीं थी किसमें, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो उसका कंट्रीब्यूशन कहां से आता, जीडीपी में, जीडीपी में भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। जीडीपी तो समझते हो क्या भैया कैसे मजाक करते हो। हाँ जी, ये बच्चों आज के लिए इसमें इतना ही रखते हैं। और एक फिफ्थ और सिक्स्थ हेडिंग है। फिफ्थ में मेरा थोड़ा सा समझाने वाला जो काम है वो ज्यादा है, वैसे तो ये आज ही हो जाएगा लेकिन हमने कुछ और प्लान करके रखा है आज के लिए। फिफ्थ और सिक्स्थ हेडिंग हम कल करेंगे और बूस्टर पॉइंट भी कल करेंगे हम, ठीक है ना। और कल की बच्चों हमारी टाइमिंग रहेगी 7 से 9, 7 से 8 बिजनेस और 8 से 9 इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच अभी के लिए।